हेलो मेरे मित्रों, मैं मदन मोहन सेन आप सभी का आपके अपने चैनल होम टेक्निकल में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि अभी तक अपने जो भी वीडियो बनाए सब में थ्योरेटिकल पढ़ाया गया, लेकिन अब की ये वाला वीडियो जो अपना थोड़ा अलग होने जा रहा है, क्योंकि आज इसमें अपन बात करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों की। जो कि क्वेश्चन अपन से थ्योरी में रह चुके हैं, थोड़ा डाउट पैदा करते हैं, इन क्वेश्चनों पर आज अपन चर्चा करेंगे। इन क्वेश्चनों में मात्र 10 क्वेश्चन रहेंगे। इन 10 क्वेश्चनों को अपन एक एक करके सॉल्व करेंगे। थोड़ी पूरी डिटेल में जितना समझाया जा सकता है उतना मैं समझाने की कोशिश करूंगा। तो ठीक है, अपन चालू करते हैं अपने क्वेश्चनों को। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है, यहीं से चालू करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन है, हेलन अग्निशामक में उपयोग में लाई जाने वाली गैस है। ये जो क्वेश्चन है ये रेलवे का क्वेश्चन है। ये रेलवे में पेपर में आ चुका है। ठीक है, ये लगातार 3 सेटों में ये पेपर आया हुआ है, इसलिए इसको अधिकतर लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं होगी, इसलिए मैंने अलग से इसको निकाला है पूरे क्वेश्चनों में से लेकर के। तो हेलन अग्निशामक में उपयोग में लाई जाने वाली गैस है, जो अपना हेलन एक्सटिंग्विशर होता है, उसके लिए अपन इसमें कौन कौन सी गैस प्रयोग में लाते हैं। मैंने भी आप सभी को पहले भी पढ़ाया है, थोड़ी और जानकारी भी देना चाहता था, इसलिए इसको ऑब्जेक्टिव को मैंने यहाँ पे रखा था। मैंने बताया था कि हेलन एक्सटिंग्विशर में किसका प्रयोग करते हैं। आपके सामने ऑप्शन है कार्बन टेट्राक्लोराइड CTC, ऑप्शन बी है ब्रोमोक्लोराइड फ्लोरोमीथेन, सी है A+B और चौथा है कोई और। तो आपको बताना होगा इनमें से कौन सा आंसर हो सकता है। आप कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहेंगे। मैंने जैसा कि आपको पढ़ाया है उस हिसाब से आपको आंसर देना होगा। तो यहाँ पर अपन को सी नंबर का आंसर क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, जो अपना हेलन एक्सटिंग्विशर होता है उसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड रहता है और ब्रोमो क्लोराइड फ्लोरोमीथेन भी रहता है, BCF भी रहता है इसमें, इसलिए इसका आंसर A+B हो जाएगा। ठीक है, ये पहला ऑब्जेक्टिव क्लियर हुआ। अब आते हैं दूसरे ऑब्जेक्टिव पे कि कृत्रिम श्वास की विधि है, शेफर विधि, सिल्वेस्टर विधि, लावार्ड विधि है, ये सभी। ये क्वेश्चन पहले ही स्टार्टिंग का ही क्वेश्चन है, तो आप सभी ने थ्योरी पढ़ी होगी तो इसका आंसर अच्छे से दे पाओगे। इसमें सबसे पहले आती है शेफर विधि। शेफर विधि कौन सी विधि होती है। शेफर विधि में व्यक्ति को औंधा लिटाया जाता है, सिल्वेस्टर विधि में व्यक्ति को चित्त लिटाया जाता है और लावार्ड विधि में मुंह से मुंह में श्वास दी जाती है। अर्थात ये जो सभी विधियां हैं ये कृत्रिम श्वास की विधियां हैं। लिख लो, ये भी मैंने बताया नहीं है, इसको भी मैं भी लिखवा देता हूं। ये लिख लो कि शेफर विधि में ये कृत्रिम श्वास की तीनों विधियां हैं, शेफर विधि, सिल्वेस्टर विधि और लावार्ड विधि। शेफर विधि में व्यक्ति को औंधा लिटाया जाता है और शेफर विधि में व्यक्ति को सीधा लिटाया जाता है और लावार्ड विधि में मुंह से मुंह तक श्वास दी जाती है, इसलिए इसका ये सभी है। तो इसके चारों ऑप्शन आप मैच कर रहे हैं, तो ये चौथा आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन अपना कि जलती हुई तरल की आग को बुझाने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये अपन ने जब एक्सटिंग्विशर के बारे में पढ़ा था तो उसके बारे में भी मैंने बताया था। अब आपको जो आंसर ऑब्जेक्टिव को देखते हुए देना है। ठीक है, पहला ऑब्जेक्टिव इसका कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग नहीं करना चाहिए, पानी का प्रयोग नहीं करना चाहिए, सूखे पाउडर का प्रयोग नहीं करना चाहिए, या चौथा फोम का प्रयोग नहीं करना चाहिए। फोम का मतलब यहाँ पर फोम फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में दिया है। ठीक है, तो इन ऑब्जेक्टिवों को पढ़ के पहले क्वेश्चन की उत्तर चलते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है अपनी। तो क्वेश्चन में पहले ये तो पता करें कि क्वेश्चन कौन सी फायर की बात कर रहा है। ABCD में से किसकी बात कर रहा है, पहले इसकी ओर देखते हैं। तो यहाँ हुई जलती हुई तरल मतलब लिक्विड की, यहाँ पे तरल यानी कि क्या हो गया, लिक्विड ऑयल फायर के बारे में बात चल रही है। तरल की आग को बुझाने के लिए किसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का तो कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि कार्बन डाइऑक्साइड का D क्लास में करते हैं,
अपन को यहाँ पे क्या करना है, एक बेस्ट ऑप्शन जो होना चाहिए उसको चुनना है अपन को। ठीक है, तो बेस्ट ऑप्शन इसमें क्या है, इससे एक आंसर सही हो जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड से बुझा सकते हैं, सूखे पाउडर का भी प्रयोग करते हैं, फोम पायर यूज करते हैं। लेकिन कभी भी लिक्विड आग में, डीजल पेट्रोल की आग में कभी पानी को देखा है, अगर पानी को लगा दिया जाएगा तो ब्लास्ट हो जाएगा। इसलिए अपन किसका प्रयोग नहीं करेंगे, अपन पानी का प्रयोग नहीं करेंगे। पानी का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, एकदम से ब्लास्ट हो जाएगा। इसलिए ये वरीयता दी जाती है। और ये क्वेश्चन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का है, जीआईएफ में भी आया हुआ है। ये सब क्वेश्चन कॉमन है, ये क्वेश्चन अधिकतर पेपरों में आते जाते रहते हैं। ठीक है, इन सब चीजों को एक एक करके मैं बोर्ड पे बता रहा हूँ, ना कि मैं रटा रहा हूँ, एक एक चीज को समझा भी रहा हूँ। बस सभी लोगों से मेरी एक ही दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ साथ में शेयर करें। और शेयर ऐसे लोगों को करें कि मेरा वीडियो सब लोगों तक पहुंच जाए। आईटीआई वाले जितने भी बच्चे मेरा ये वीडियो जो भी देखते हैं उसको शेयर करने की कोशिश करें, ताकि जरूरतमंद व्यक्ति के लिए मेरा ये वीडियो पहुंच जाए तो मुझे बड़ी खुशी होगी। क्योंकि आजकल के कंपटीशन में ऐसे बेसिक से पढ़ाना या समझाना बहुत जटिल है। इसलिए मेरे वीडियो को अच्छे तरीके से पढ़ें, उसको समझें और सॉल्व करें। ये क्वेश्चनों को मैंने जो पढ़ाया है उसी में से मैं इनको दे रहा हूँ। थोड़ा कुछ क्वेश्चन अलग हैं, एक एक चीज को अगर अच्छे से समझा के कर रहे हैं। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट करें, बताएं कि ये प्रॉब्लम है, मैं एक एक चीज का सलूशन करूंगा। बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, जिससे कि मेरा हौसला बुलंद हो, ताकि आने वाली वीडियो में बड़े जोरों शोरों से बनाऊं। अपना चौथे नंबर का क्वेश्चन है कि यदि एक मरीज मुंह से मुंह श्वसन प्रक्रिया का सही प्रतिक्रिया ना करे तो प्राथमिक उपचारक को निम्न करना चाहिए। सबसे पहले किसी भी ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने के लिए अपन को उसके क्वेश्चन को सही ढंग से पढ़ना चाहिए। अगर अपने दिमाग में सही से बैठ गया, समझ में आ गया, तो ये सोच लो कि फिर अपन को कुछ नहीं, डायरेक्ट ही आंसर पे टिक कर सकते हैं। समझ रहे हो? इसलिए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना सीखे, क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में जानना सीखे। फिर आधा काम क्वेश्चन को पढ़ने के बाद होता है और आधा काम ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करके होता है। ऑब्जेक्टिव को पढ़ने के बाद क्या क्या रिजल्ट अपने हाथ सामने आते हैं। तो देखो कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि एक मरीज मुंह से मुंह श्वसन प्रक्रिया का सही प्रतिक्रिया ना करे तो प्राथमिक उपचारक को निम्न करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर ए है, तुरंत चिकित्सक सहायता ढूंढें। क्वेश्चन नंबर बी है, टूटे हुए अस्थियां देखें। नंबर सी, शरीर को कंबल से गर्म करें। नंबर डी, नाड़ी और नेत्र छिद्रों की जांच करें। जैसे कि आप सभी लोगों ने ऐसी चीजें देखी भी होंगी अपने गांव वगैरह में जाके देखना। पुरानी प्रकृति में जब भी कुछ दुर्घटना होती है तो वो लोग क्या करते हैं, ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले देखते हैं, क्या चीज देखेंगे, व्यक्ति को। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में क्या कह रहा है पहले उसको समझो कि मुंह से, मतलब लावाड़ विधि के बारे में कह रहा है कि लावाड़ विधि में जैसे मुंह से मुंह में प्रतिक्रिया करके श्वास दी जाती है, तो श्वास जो दी जाती है उसके बाद भी शरीर में कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही है। अब शरीर में कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही है तो उसके लिए अपन को क्या करना चाहिए, इसके लिए 4 ऑप्शंस दिए हैं अपन को। तुरंत चिकित्सक सहायता ढूंढना चाहिए। अगर कोई ऐसी जगह पे रहते हैं अपन लोग जहां पर चिकित्सक ही उपलब्ध नहीं है तो चिकित्सक कहां से लाएंगे एकदम से अपन। शरीर की स्थिति तो खराब होती जा रही है। टूटे हुए अस्थियां देखें, उसके हाथ पैर टूट गए उनको देखें, भाई उसका कोई शरीर रिएक्शन नहीं दे रहा तो क्या उसकी टूटी अस्थियां देखेंगे अपन? बिल्कुल नहीं देखेंगे। चिकित्सक सहायता ढूंढेंगे। चिकित्सक तो बाद में देखेंगे, पहले व्यक्ति को तो देख लेंगे क्या कंडीशन में है, उसके मुंह से मुंह श्वास जा नहीं रही। फिर शरीर को कंबल से गर्म करेंगे, कोई पता ही नहीं चल रहा कि है क्या चीज, कौन सी दुर्घटना से हुई है, तो शरीर को कंबल से गर्म करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। चौथा क्वेश्चन है, नाड़ी और नेत्र छिद्रों की जांच करें। अगर अपने लावाड़ विधि, मतलब अपने को श्वास देने पर कोई शरीर में प्रतिक्रिया नहीं हो रही है
तो अपन को क्या करना चाहिए, व्यक्ति की नाड़ी और उसके नेत्र को देखना चाहिए कि उसकी पलकें क्या झुक रही हैं, उठ रही हैं, शरीर ठंडा तो नहीं पड़ेगा। मतलब नाड़ी और नेत्र चीजों की जांच करना ही सबसे उचित रहेगा। अगर ये चीज अगर सही रहेगी तब हमें डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी, तब उसको डॉक्टर के पास ले जाएंगे, ठीक है, तब उसके बाद ही अपन कोई प्रतिक्रिया कर पाएंगे। आ रही है बात समझ में जो मैं कहना चाह रहा हूं? इसलिए मुंह से मुंह में प्रतिक्रिया नहीं करने पर हमें नाड़ी और नेत्र चीजों की जांच करना चाहिए। ये क्वेश्चन है डीएमआरसी का, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन है अपना कि फाउंड्री कार्यशाला में पैटर्न की लेआउट को बनाने के लिए तथा मापन के लिए किस रूल का प्रयोग किया जाता है? ऑब्जेक्टिव ए है हुक रूल, ऑब्जेक्टिव बी है शार्ट रूल, ऑब्जेक्टिव सी है नैरो रूल, ऑब्जेक्टिव डी है श्रिंक रूल। और ये क्वेश्चन है अपना आरआरबी का क्वेश्चन है, और मेरे को आशा है कि सभी का आंसर आप अच्छे से दोगे, क्योंकि मैंने इसके बारे में आपको एक अलग से ही वीडियो बनाई थी जिसमें आपको मैंने पूरा डिटेल में उसके बारे में बताया था। तो आप कोशिश करो कि मेरा आंसर आपकी तरफ से, आपका जो आंसर दिया वो सही हो। तो सबसे पहले अपन ये ध्यान देते हैं कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। फाउंड्री शाला में, कार्यशाला में पैटर्न की लेआउट, मतलब जो फोर्जिंग शॉप होती है, फोर्जिंग शॉप में पैटर्न की लेआउट को बनाने, पैटर्न की लेआउट यानी मार्किंग करने के लिए तथा मापन के लिए किस रूल का प्रयोग किया जाता है? तो फोर्जिंग शॉप में मैंने बताया था पैटर्न मेकर में पैटर्न बनाने के लिए या कोर बॉक्स बनाने के लिए अपन किस रूल का प्रयोग करते हैं? हुक रूल का प्रयोग कहाँ करते हैं? हुक रूल का प्रयोग करते हैं अपन झिर्री या स्लॉट का साइज लेने के लिए, झिर्री या स्लॉट का साइज लेने के लिए। और शॉर्ट रूल का प्रयोग कहाँ करते हैं? जहां पर गहराई में, जहां पर गहराई में किसी झिर्री या स्लॉट का साइज लेना हो, जहां पर गहराई में झिर्री या स्लॉट का साइज लेना हो। नैरो रूल संकीर्ण जगह पे, कौन सी जगह? संकीर्ण स्थानों पर इसका यूज करते हैं, झिर्री या स्लॉट दी होगी वहां पर, ठीक है। मैंने सब चीज, सबको एक एक चीज के बारे में बताया था। मैंने बोला भी था आपसे कि ये जो मैं क्वेश्चन दूंगा आप उसको तुरंत ही सॉल्व कर दोगे, ठीक है। अब चौथा बचा था श्रिंक रूल, तो श्रिंक रूल का प्रयोग कहाँ करते हैं? पैटर्न मेकर में ही अपना चौथा आंसर हो जाएगा। इसमें कोई नई या पुरानी चीज नहीं, केवल क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में ही घुमावदार चीज जोड़ी दी जाती है, क्वेश्चन में अपन को घुमाने की कोशिश की जाती है। इसलिए अपन को क्वेश्चन को सही से समझना है और आंसर को देख के सही से टिक करना है, ठीक है। तो मैंने चारों रूलों के बारे में भी दोबारा से बता दिया है, तो इसमें अपना आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी श्रिंक रूल। श्रिंक रूल ही एक ऐसा रूल है जिसका प्रयोग फाउंड्री शॉप या फोर्जिंग शॉप में करते हैं, ठीक है। और इसके आगे के बारे में आप लोगों को मैंने पहले भी सब कुछ लिखा रखा है, ठीक है। तो आप अच्छे से रिवीजन करना इसको और देखना। और मेरे सभी लोगों से बार बार एक ही दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अच्छे से उसको पढ़ें और समझें और देखें और जरूरतमंद व्यक्ति को मेरा वीडियो पहुंचाएं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि रेखीय मापन के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ये भी मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं, ऑब्जेक्टिव को समझने की देरी है बस। रेखीय मापन के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? वर्नियर कैलिपर, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर, रेडियस गेज, सरफेस गेज। मैंने आपको पहले भी पढ़ा दिया है माप के बारे में, ये माप से रिलेटेड क्वेश्चन है। रेखीय मापन मैंने बताया था कि माप कितने प्रकार की होती है, वो भी आपको समझाया था मैंने।
तो आगे अपन देखते हैं ऑब्जेक्टिव की तरफ। ऑब्जेक्टिव क्या कह रहा है इसके बारे में पूरी डिटेल से मैं दोबारा आपको बताता हूं अगर आप भूल गए तो। ठीक है, तो बात करते हैं अपन रेखीय मापन। पहले तो पता करें मापन कितने प्रकार का बताया था मैंने। मापन मैंने आपको 4 प्रकार का बताया था। ठीक है, कौन सा? लीनियर मेजरमेंट, कोणीय मेजरमेंट, एंगुलर मेजरमेंट बोलते हैं जिसको, एक होते हैं रेडियल मेजरमेंट, चौथा होता है समतल सरफेस की माप। इन चारों के बारे में मैंने आपको बताया था। लीनियर मेजरमेंट को ही हिंदी में रेखीय मापन कहते हैं। मैंने बोला था ना कि जो शब्द रहेंगे थोड़े हिंदी में अजीबोगरीब लगते हैं, इसलिए ज्यादातर अपन को हिंदी और इंग्लिश दोनों पर ही फोकस करना चाहिए। ठीक है, तो रेखीय मापन कौन सा मापन होता है? जो सीधी रेखा में मापते हैं जिससे, उसको रेखीय मापन कहते हैं। ठीक है, रेखीय मापन एक होता है कोणीय मापन, मतलब दो रेखाओं से बनने वाला जो भी कोण होगा, दो रेखाओं से बनने वाला जो भी कोण होगा उसको मापने के लिए जो मापन विधि अपनाई जाएगी उसको कोणीय मापन विधि बोलेंगे। एंगुलर मेजरमेंट बोलते हैं जिसको। ठीक है, एक होती है रेडियल माप, मतलब कॉनकेव, कॉन्वेक्स, गोल, ये त्रिज्या में नहीं रहती ऐसे टाइप में। तो रेडियल मेजरमेंट जो होगा कॉनकेव सरफेस, कॉन्वेक्स सरफेस और गोलाकार सरफेस को चेक करने के लिए जिस मेजरमेंट का प्रयोग किया जाएगा उसको क्या कहेंगे अपन? रेडियल माप। और चौथा माप बताया था मैंने समतल सतह की माप। समतल सतह की माप जो होती है वो डाई टेस्ट इंडिकेटर के द्वारा चेक की जाती है। और भी कई चीजें, स्टिफनेस भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो आपकी तरफ से कौन सा होना चाहिए? सीधी रेखा में कौन सी चीज मापती है? वर्नियर कैलिपर। क्या? वर्नियर कैलिपर होता है जो सीधी रेखा में मापन करता है। और वर्नियर कैलिपर के बारे में आप थोड़ा बहुत तो जानते ही होंगे। तो ये है अपना वर्नियर कैलिपर। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर जो है एंगल को चेक करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। एंगल को एंगुलर मेजरमेंट के लिए वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का प्रयोग किया जाता है। इस तरह के मापन के लिए इसका यूज करते हैं। रेडियस माप, रेडियस माप के लिए कॉनकेव, कॉन्वेक्स या गोलाकार सरफेस के लिए रेडियल माप का प्रयोग करते हैं। ठीक है, सरफेस के समांतर मापन के लिए या समतल सतह की मापन के लिए सरफेस गेज का प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो इन चारों के बारे में मैंने आपको बता दिया है। और आपका आंसर क्या है वैसे? वर्नियर कैलिपर। ठीक है, इसका मैंने आंसर आपको क्या लगा दिया? वर्नियर कैलिपर। अब आगे बढ़ते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन की ओर। मैंने ये सब चीजें आपको पढ़ा चुके हैं। सॉल्व, ये सब आपको केवल समझना है और सॉल्व करना है बस। और कुछ इसमें कोई चीज भी नहीं है ऐसी जिसमें आपको कोई डाउट पैदा करे। आप तो बस केवल क्वेश्चन को समझिए, क्योंकि मैंने एक एक चीज को पढ़ा दिया है। मैंने इसी चक्कर में क्या ऑब्जेक्टिवों की ही थ्योरी पढ़ा दी पहले, इसलिए आप ये सब चीजों को सॉल्व आसानी से कर लोगे। अपना 7वें नंबर का क्वेश्चन है कि स्टील रूल 10 मिलीमीटर, 5 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर और 0.5 मिलीमीटर में विभाग किया गया है, मतलब बांटा गया है। ठीक, स्टील रूल का वास्तविक पठन क्या है? देखो, थोड़ी अपनी टेक्निकल लाइन में लैंग्वेज का ही खेल है, बस थोड़ा उसको इधर उधर घुमा देते हैं और अपन लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो इस छोटी छोटी शब्दों को समझना सीखें। पठन यानी रीडिंग होती है, विभाग यानी बांटना होता है। ठीक है, तो स्टील रूल द्वारा 10 mm, 5 mm, 1 mm और 0.5 mm में बांटा गया है। तो स्टील रूल का वास्तविक पठन क्या है? क्वेश्चन नंबर ऑब्जेक्टिव नंबर ए है 0.01 mm, ऑप्शन नंबर बी है 0.1 mm, ऑप्शन नंबर सी है 0.5 mm, ऑप्शन डी है 0.05 mm। तो स्टील रूल के बारे में मैंने आप सभी को पूरी जानकारी दी है। स्टील रूल के बारे में एक एक चीज मैंने आपको बताई है। mm में भी बताया है और इंच में भी बताया है मैंने। ठीक है, ये 0.01 ये तो केवल माइक्रोमीटर की रीडिंग है। 0.1 ये कोई रीडिंग नहीं होती, ये भी कोई रीडिंग नहीं होती। तो अपना ऑप्शन क्या होता है?
0.5 mm। स्टील रूल हमेशा मैट्रिक में 0.5 मिलीमीटर और ब्रिटिश में 1/64 इंच की माप में ये माप देता है। मैंने बताया था इसका ये लंबाई कितने से पाए जाते हैं, 150 से 600 तक, लेकिन सामान्य कार्यों के लिए 150 से 300 तक बताया था। ग्रेजुएशन भी बताई थी मैंने कितने पे बुद्धि रहती है, 0.12 से 0.18 तक। ये सब चीजें मुझे पूरी चीजें रूल के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये सब चीजें एक एक चीज को मैंने जो क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन काय में आया है अपना, ये क्वेश्चन आया है एनटीपीसी में, एनटीपीसी गाडरवाड़ा का क्वेश्चन है ये।